हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्त्री। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स और हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है, और लंग्स। तो हमने ये सब कुछ देखा था लास्ट वीडियो में कि कहाँ पर आपका पैसेज नोस्ट्रल से होके नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो हमने ये सब अच्छे से देखा था। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑल राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप्स देख लिए थे। अब इसके 4 मेजर स्टेप्स देखे थे ना हमने, कि सबसे पहले आप ब्रीदिंग करते हो, उसके बाद रेस्पिरेशन पल्मोनरी होती है, फिर आपकी जैसे आप आगे जाते जाओगे टिश्यू रेस्पिरेशन, देन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप उसके लिए एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब आज हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है क्या, होता कैसे है। सो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 stages. One is your inspiration and the other one is your expiration, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस वेयर यू आर इनहेलिंग द फ्रेश एयर एंड इट एंटर इनटू योर लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन इसका ऑपोजिट कर लो। यहाँ पर वो प्रोसेस जहाँ पर आप एयर को एक्सपेल कर रहे हो, लेकिन अब उस एयर में क्या है? नाउ दैट एयर कंटेन्स योर कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाउ दिस एयर विच यू आर एक्सपेलिंग आउट ऑफ योर लंग्स contains CO2, ठीक है, एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम वेयर? योर लंग्स। अब ये जो मूवमेंट है एयर की इनटू एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, जो ये एयर है ये बाहर से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट इज़ ट्रैवलिंग इनसाइड योर लंग्स, और एक बार लंग्स में आई, आपने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर जाएगी। तो ये होता कैसे है, ठीक है? ये अंदर बाहर जो मूवमेंट है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है व्हेन वी क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट। जब आप प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट कर रहे हो, किसके बीच में? लंग्स के बीच में एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। यहाँ पे एक छोटे से लॉ की एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो, सी, आप लोगों ने एक लॉ सुना है? नहीं भी सुना देन इट्स ऑल्सो फाइन, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई गैसेस में जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, बायोलॉजी में हम ज़्यादा लॉ नहीं घुसाते, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी कि अब हमें एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर और बाहर मूव कराना है, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए। अंदर और बाहर मूव कराने के लिए आपको प्रेशर का डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, लंग्स के अंदर का प्रेशर अलग है, ठीक है। तो जब हमारे अंदर का प्रेशर कम होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर किधर से किधर मूव करता है? फ्रॉम, प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? अ रीजन जहाँ पर हाई प्रेशर है टू अ रीजन जहाँ पर लो प्रेशर है। ये है इसकी मूवमेंट। तो जब आपने एयर अंदर मूव करानी है, यानी कि जब आप इंस्पिरेशन करोगे तो आपके अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, है ना। लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो एयर अंदर जाएगी, करेक्ट। अब आपको जब एक्सपिरेशन करनी है तो आप क्या करोगे? अंदर का प्रेशर ज़्यादा कर दोगे और बाहर का प्रेशर कम, तो एयर विल रश आउट ऑफ द लंग्स।
इतनी बात समझ आ गई। सो इस बात का कॉन्क्रीट पॉइंट क्या है, हमारा एक ही एम है कि हमें अपने लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको चेंज करना है। अगर आप उसको बाहर के प्रेशर से कम कर दोगे तो एयर अंदर आएगी, अगर आप उसको ज़्यादा कर दोगे तो एयर बाहर जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ से, एल्वियोलाई से, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी कहाँ से, बाहर से अंदर, एल्वियोलाई आपकी लंग्स में। ठीक है, तो अब इसी को हम पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ क्या समझना है, देखो इंस्पिरेशन में हमारा मकसद है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो हमको कम करना है। ठीक है, एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स का अंदर जो प्रेशर है वो हमने ज़्यादा करना है। भाई प्रेशर आप यहाँ पे कम करोगे तो मतलब वॉल्यूम क्या करनी है हमें, वॉल्यूम इंक्रीज़ अगर हम कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो अब हमें ध्यान किस बात पे रखना है कि भाई हमें अपने अंदर के लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम है, जो आपकी थोरैसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो आपने इंक्रीज़ करनी है। तो बस मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे बेसिक पॉइंट्स यही हैं जिसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, उससे हमें क्या करना है, हमारी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो आपका प्रेशर वहाँ का कम हो जाएगा, तो आप इंस्पिरेशन कर रहे हो। उल्टा केस ले लो, आप वॉल्यूम कम कर दो थोरैसिक कैविटी की तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, अभी बताया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन। आप एक पार्ट कर लो, अदर पार्ट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हमें हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हाट इज़ आवर मोटिव, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, to reduce the volume of the thoracic cavity। अब इसी के ऊपर बात करते हैं। चलो, सो वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन या फिर इंस्पायरेशन भी बोल देते हैं। चलो अब देखो, अच्छा एक और चीज़, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों एक प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस में जो हेल्प कर रहे हैं आपकी अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का, वो हेल्प कर रही हैं आपकी बॉडी की मसल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मसल्स जो इस ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका नाम क्या है, दे आर, देखो दो मसल्स जो आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं वो दो तरीके की हैं। एक तो है भाई आपकी कौन सी मसल, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम भी तो मसल ही है ना, करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। अरे यार 1 सेकेंड, सो सॉरी फॉर दिस। करेक्ट, तो एक है आपकी डायफ्राम मसल। ठीक है, दूसरी कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, देखो डायफ्राम के बारे में तो आपको पता है, डायफ्राम के बारे में आपको पता है, जैसे ये हमारे यहाँ पे सबसे आगे व्हाट वी हैव आवर स्टर्नम है ना, और इससे अटैच क्या है आपके रिब्स। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, इस तरीके से वी हैव रिब्स। पीछे जाते हो तो घूम के पीछे आपको क्या मिल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गए। देखो डायफ्राम कहाँ पे होगा, आपके इधर इस तरीके से डोम शेप। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डायफ्राम मसल। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल कहाँ आती है, जैसे ये तो हो गए आपके रिब्स, इधर रिब है इधर रिब है, इन रिब्स के बीच में जो आपकी मसल है दैट इज़ योर विच वन, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, इंटरकोस्टल मसल। इसमें भी इंटरकोस्टल मसल जो है हमारी, ये दो तरीके की हो सकती है। इट कैन ईदर बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और क्या हो सकती है आपकी इंटरनल।
जो अंदर की साइड है भाई वो तो क्या हो गई आपकी इंटरनल, और जो बाहर की साइड है वो हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो मेजर रोल हम इसी का पढ़ते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो पहले तो आपको लोकेशन समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं किसकी, तो हमें देखो बस जो भी टाइम चाहिए था वो इस बेसिक्स को समझने का चाहिए था। अब आपका इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। सी ले लेते हैं दोनों को एक साथ। ये रहा आपका इंस्पायरेशन, देन वी हैव एक्सपिरेशन, करेक्ट। अब देखो इंस्पिरेशन में जो आपकी दोनों मसल्स हैं कौन सी, एक है आपकी डायफ्राम, अनदर वन इज आवर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों ही आपकी होंगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अभी तो डोम शेप था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक इमेजिन करो आप, यहाँ पर ये डोम शेप था इस तरीके से, यहाँ पर थे आपके लंग्स। अब जब ये फ्लैट हो गया तो इतनी जो आपका कैविटी है, जो आपकी थोरासिक कैविटी है वो इंक्रीज हो गई, है ना, ठीक है। तो आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, इंक्रीज। तो यहाँ पर जैसे ही ये आपका डोम शेप से कॉन्ट्रैक्ट हुई ये मसल, डोम शेप से फ्लैट हो गई, तो यहाँ पर आपका क्या इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। आप लंग्स के रिलेटेड टर्म यूज़ करते हो पल्मोनरी, तो हम पल्मोनरी कैविटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया है कम, समझ गए। इसी तरीके से ये जो मसल है ये जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, रिब्स की मूवमेंट होती है। रिब्स की मूवमेंट होगी तो वो कैसे मूव करेंगे, वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। अपवर्ड यानी कि थोड़ा सा ऊपर को उठेंगे और बाहर को निकलेंगे, आउटवर्ड। तो इससे भी क्या होगी, जो आपकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। देखो यहाँ पे हमने मोटिव क्या लिखा था, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द, अरे ये अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो एक्सपायरेशन होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या पूरा हो गया एम, कि भाई हमने वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दी, तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, एयर कहाँ से कहाँ आएगी, हाई टू लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज़्यादा है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, लंग्स का प्रेशर कम है, एयर विल रश इनसाइड। तो आपकी क्या अचीव होगी, इंस्पिरेशन। समझ गए इतनी सी बात आप, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब्स की मूवमेंट कैसी होती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अच्छा, अपवर्ड आउटवर्ड, तो ये जो थोरैसिक कैविटी बढ़ी है किस साइड बढ़ी, आपकी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सिस बोल सकते हैं, वहाँ पर इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये जब हम इसकी बात करते हैं डायफ्राम की वजह से कहाँ इंक्रीज हुआ, आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से वर्टिकली मान लो, इसको आप हॉरिजॉन्टली मान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका स्टर्नम है, सी लेट्स इमेजिन यहाँ पर आपका स्टर्नम है, ये आपकी रिब्स हैं। जब आपका डायफ्राम यहाँ से नीचे को चला गया तो आपकी ये वाली जो एक्सिस है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आपकी ये वाली मसल्स, ये रिब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो रिब ऊपर उठ गया ना, तो आपकी कैसी इंक्रीज हो रही है, जो आपकी पीछे से, मतलब आपको देखो इमेजिन करना पड़ेगा, आपकी वर्टिब्रल कॉलम से लेकर एक सेकेंड इमेजिन करोगे ना, तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से लेकर जो आपके आगे की कैविटी है
ठीक है, आपके चेस्ट कैविटी तक, आपकी स्टर्नम तक, वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सेस बोल सकते हैं हम इसको। अब इसका जस्ट ऑपोजिट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इधर ही ले लो आप, ये हो गया आपका डायफ्राम, और इधर हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो इंस्पिरेशन में दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ दोनों क्या कर जाएंगी, रिलैक्स। जब ये आपका रिलैक्स करेगा तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, विच इज़ डोम शेप, ठीक है। ये जब आपकी रिलैक्स करेगी तो रिब की मूवमेंट कैसी होगी, देखो अपवर्ड आउटवर्ड थी ना, अब क्या होगी, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होगी तो हमारा जो वॉल्यूम है, सो इन शॉर्ट यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज, वॉल्यूम हो गई कम, यानी कि प्रेशर हो गया ज़्यादा। अब प्रेशर अंदर का, आपका पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ, कौन से रीजन से कहाँ मूव करता है, हाई टू लो, तो इसकी मूवमेंट इधर होगी, ठीक है, यानी कि बाहर। तो जो एयर है इट विल रश आउट ऑफ योर लंग्स, रश आउट ऑफ योर लंग्स, तो वो हो गई आपकी एक्सपिरेशन, ठीक है। अब मसल्स देखो पैर में प्रेजेंट होती है ना, जब आपके रिब्स की, इन दोनों रिब्स के बीच में मसल प्रेजेंट है, जो अंदर की साइड है दैट इज़ इंटरनल, और जो इसके बाहर की साइड है दैट इज़ एक्सटर्नल। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आपकी रिलैक्स कर रही है, तो इंटरनल क्या कर रही होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपको बस एक ही क्राइटेरिया दिमाग में रखना है एक्सटर्नल का। इंस्पिरेशन में आपकी सारी मसल इधर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक्सपिरेशन में रिलैक्स कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल मसल्स को उठा के, तब जो हमारा मैकेनिज्म है वो बिल्कुल पलट जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो वापस से देख लेते हैं वेरी शॉर्ट में। सबसे पहला एम हमारा क्या था कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ व्हाट वी हैड टू डू इज़ कि भाई प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, तो हमें क्या करना है, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करना है। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा अपने आप, उसके लिए हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपकी वॉल्यूम से। किसकी वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम। अब उस चीज़ के लिए हमारे दो प्रोसेस होते हैं ब्रीदिंग के या रेस्पिरेशन के, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। दो तरीके की मसल्स हैं जो आपकी रोल प्ले करती हैं, कौन कौन सी, डायफ्राम एंड आपका इंटरकोस्टल मसल्स। इंस्पिरेशन में हमको वॉल्यूम जो है कैविटी की वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, तभी तो आप सांस अंदर ले पा रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपकी दोनों मसल्स, जो आपका डायफ्राम है और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, दोनों की दोनों क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपकी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की जगह पर मूवमेंट हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी एयर अंदर, जिसको आप इनहेलेशन बोलोगे या फिर इंस्पिरेशन बोलोगे। यहाँ पर क्या करना है भाई, हमको वॉल्यूम करनी है कम। इसके लिए ये वाली जो दोनों मसल्स हैं ये क्या करेंगी, रिलैक्स, कुछ नहीं करेंगी, रिलैक्स करेंगी। इसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा आपका, कम, ठीक है। कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। अब ज़्यादा से कम वाली जगह पर प्रेशर मूव करेगा तो आप लोगों ने क्या परफॉर्म कर दी, एक्सपिरेशन। यहाँ पर हो गई हमारी बात पूरी, ठीक है। तो एक बड़ा रफ सा डायग्राम बना के देख लेते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के ना चीज़ें पूरी हो नहीं पाती हैं। सो पहले ब्रीदिंग का देख लेते हैं। देखो आपको समझाने के लिए है ये सिंपल सा, ये है आपकी कैविटी, ठीक है। इस तरफ मान लो आपकी है वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे की साइड है, ठीक है। इस तरफ है आपका रिब केज,
ठीक है, यहाँ पर आपकी रिब्स हैं, ठीक है। तो इस तरफ है आपकी रिब्स और स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम। ये क्या करेंगी, ये ऊपर उठ रही हैं, ये रेज कर रही हैं, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट शो कर रही हैं। इधर आपका डायफ्राम है, डायफ्राम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आ जाएगा नीचे की तरफ, वो मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब तो इससे क्या हुआ, जो आपकी यहाँ जो सारी वॉल्यूम है ये क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी, आपकी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। समझ गए बात। इसका ऑपोजिट कर दो आप, कहाँ पर करना है ऑपोजिट हमें, एक्सपिरेशन में। अब यहाँ पर आपकी क्या जो वॉल्यूम है देखो वो कम होगी, वॉल्यूम हमें कम दिखानी है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर तो हो गई आपकी रिब केज, सॉरी हाँ आपका रिब केज एंड स्टर्नम, और पीछे की तरफ हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और डायफ्राम यहाँ पर पूरा आपका डोम शेप होता है क्योंकि वो क्या कर गया है, रिलैक्स कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ तो इधर हुई थी आपकी, यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज़। तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, तो एयर अब कहाँ जाएगी, यहाँ से बाहर। ये तो है आपका रिब वाली साइड, रिब्स वाली साइड, रिब्स एंड स्टर्नम। इधर आपका डायफ्राम आ गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सपिरेशन, और यहाँ पर क्या हो गई आपकी इंस्पिरेशन, ठीक है। तो आपने बस ये मसल्स का ध्यान रखना है, और आपने क्या याद रखना है, वॉल्यूम और प्रेशर का किस्सा, ठीक है। वॉल्यूम को आप देखो, बहुत सिंपल सोचने वाली बात है, किसी चीज़ को अगर आपको अंदर फिट करना है तो आपको जगह ज़्यादा चाहिए, आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप एयर इनहेल कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम चाहिए उस एयर को लेने के लिए। अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल। इसका जस्ट ऑपोजिट आपका एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आज हमने जो देखा है इस वीडियो में, व्हाट वी हैव सीन इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो कि हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करो। इफ़ यू कम अप विद एनी डाउट, आई विल क्लियर इट इन द अपकमिंग वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन फ्यू डेज। तब तक के लिए रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।